नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आपका अपने इस YouTube चैनल में कहानी दिल से में बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कहानी ईश्वरीय न्याय का पार्ट 1। दोस्तों, कहानी सुनने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत करती हूँ। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। वह बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नीयत डावाडोल नहीं होती। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्मपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे कुछ अधिक ही होता था। दुख सुख प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ उदारता से पेश आते थे। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब को समझना भी छोड़ दिया। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे घर नहीं आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल पड़े या कोई जल जंतु उन्हें खींच ले गया। फिर उनका कोई पता ही नहीं चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़ गए। एक हतभागिनी विधवा और 2 छोटे छोटे बालकों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई नहीं था। अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रो रो कर कहा, लाला, पंडित जी तो हमें मझदार में छोड़कर सुरपुर को सिधार गए। अब यह नैया तुम ही पार लगाओ तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी ही लगाई हुई है। इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपना लो। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम इसी तरह भार को संभालते रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया क्या उठे, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूं और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि जिस किसी की शिकायत करो उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े ही कुशल थे। कभी एक कौड़ी का बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल से गए। दरबारों और कमेटियों में सम्मिलित होते जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में भी उनका बड़ा आदर था। मान वृद्धि महंगी वस्तु है और भानुकुँवरी अन्य स्त्रियों के सदृश पैसे को खूब पकड़ती थी। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित नहीं थी। पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है। इसके सिवाय वे खुद कभी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र ही सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानुकुँवरी इन बातों को जानती नहीं थी। अतएव अवसर तथा धनाभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता भला। कानपुर शहर से मिला हुआ ठीक गंगा के किनारे एक बहुत आबाद और उपजाऊ गांव था।
पंडित जी इस गांव को लेकर नदी के किनारे पक्का घाट, मंदिर, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल नहीं हो सकी। संयोग से अब वह गांव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे, किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। चटपट मोलतोल हुआ, दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर नहीं लगी। बैनामा लिखा गया, रजिस्ट्री हुई। रुपए मौजूद नहीं थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपये मंगवाए और ठाकुर साहब की नज़र किए गए। हाँ, कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पढ़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के बच्चे अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती है और विलंब से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बैनाम लिए असीम आनंद में मग्न भानुकुँवरी के पास आए और यह शुभ समाचार सुनाया। भानुकुँवरी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का पक्का इरादा हो गया। मुंशी जी दूसरे दिन उस गांव में गए। आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों ने नाव में बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीय स्थान चुना गया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम से लेते समय मुंशी जी के मन में कपट भाव नहीं था, तथापि 2-4 दिनों में ही उसका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने भी लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपनी स्वामिनी को उसका ब्यौरा समझने की जरूरत नहीं समझते। भानुकुँवरी भी इन बातों में दखल देना उचित नहीं समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से ये सब बातें सुन सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो नहीं देंगे। वह अपने मन का यह भाव मुंशी जी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदी ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र न रचा हो। इस तरह कई साल गुजर गए। उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया। भानुकुँवरी को मुंशी जी के उस भाव के लक्षण दिखाई देने लगे। इधर मुंशी के मन में भी कानून की नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। हाँ, भानुकुँवरी का 30,000 का ऋणी अवश्य हो। मैं बहुत करेगी तो अपने रुपए ले लेगी, और क्या कर सकती है। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी शस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुँवरी इसके लिए अच्छा अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन साहस करके उसने मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, वरगदा में मंदिर का काम कब लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो चुके हैं। अब काम लग जाए तो अच्छा होगा। जिंदगी का कौन ठिकाना, जो करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानुकुँवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोच कर बोले, इरादा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की सब जमीन आसामियों की जोत में है और वह किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुँवरी ने कहा, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हो गए। इस गांव के विषय में आपने कभी भूलकर भी चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितना तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सीर होती है या नहीं। जो कुछ करना है आप ही करते हो और आप ही करेंगे, पर मुझे भी तो कुछ मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल कर बैठ गए।
उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है। गांव लेना ही है तो अब क्या डर। खुलकर बोले, आपको इससे सरोकार नहीं था, इसलिए मैंने व्यर्थ ही कष्ट देना मुनासिब नहीं समझा। भानुकुँवरी के हृदय में कुठार सा गया। परदेसी निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देख कर बोली, आप क्या कहते हो? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए थे या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा है वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हो। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानते ही हो कि गांव मेरे नाम से तय हुआ है। रुपया आपका लगा पर उसका मैं देनदार हूं। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह मैंने हमेशा अपने पास से ही किया है। उसका हिसाब किताब, आय व्यय सब अलग रखता आया हूं। भानुकुँवरी ने क्रोध में कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में यह छुरी छुपा रखी है, नहीं तो यह नौबत आती ही क्यों। खैर, अब से मेरी रोकड़, मेरा बही खाता आप कुछ नहीं छुएगा। मेरा जो कुछ होगा मैं ले लूंगी। जाइए एकांत में बैठकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते हो कि ये बालक अनाथ है, इनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में मत रहिएगा, तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा दूंगी मैं। यह कहकर भानुकुँवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियां क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब नहीं सूझा। वहां से उठ आए और दफ्तर में जाकर कुछ कागज उलट पुलट करने लगे, पर भानुकुँवरी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागज में कुछ काट छाट करना चाहते थे पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकाल कर फेंक दी, वही बही खाते पटक दिए, किवाड़ धड़ाका से बंद किए और हवा की तरह सन्न से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला पर कपट मंत्र नहीं जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले नहीं समाए। मुंशी जी के सामने उनकी दाल नहीं गली और न ही गलने पाती। भानुकुँवरी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों और मुकदमे बाजी की तैयारियां होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा, प्रकृति को पुरुष से लड़ने का साहस हुआ था। भानुकुँवरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर झाँक कर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले से ही गांठ में रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत है। मेरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिमों की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट गई। सरकार और क्या कहे, कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है। उनके सामने कोई वकील जबान खोल ही नहीं सकता। सरकार कहे तो वही कर लिया जाए। छक्कन लाल की अत्युक्ति ने संदेह पैदा कर लिया। भानुकुँवरी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, इसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए।
छक्कन लाल अपनी तकदीर को थोकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवन काल से ही उनके कानून संबंधी काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को वह बड़ा नेक नियत आदमी समझते थे। इनके पतन पर बड़ा खेद किया। उसी वक्त आए भानुकुँवरी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, आप ही इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझौते की बात छिड़ी। आपस में लड़ाई अच्छी नहीं है भानुकुँवरी, अन्याय के साथ लड़ना अच्छा है, पर हमारा पक्ष तो निर्बल है। भानुकुँवरी फिर पर्दे के बाहर आई और फिर विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह नहीं करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाएं। आपका परिश्रम निष्फल नहीं जाएगा। सत्यनारायण की नियत पहले खराब नहीं थी। देखिए जिस स्थिति में गांव लिया गया है, उस स्थिति में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिया हो तो देखिए वार्षिक चुकाया गया है या नहीं। ऐसे नर पिशाच से मैं कभी सुलह नहीं करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। कागजात देखे, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाए हुए मकान में पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे बहुत पीटा। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया। अपनी वृद्ध माता को डांट कर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ। एक तो मैं दिन भर का थका मांदा घर आऊं और फिर लड़के को खिलाओ। मुझे दुनिया में कोई और काम है कि नहीं? इस तरह घर में बवाल मचाकर वह बाहर आए और सोचने लगे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कैसा मूर्ख हूँ। इतने दिन तक सारे कागज पत्र अपने हाथ में थे, जो चाहता कर सकता था, पर हाथ धरे बैठा रहा। आज सिर पर आ पड़ी। मैं चाहता तो वही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गांव का और इस रुपए का जिक्र ही नहीं होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठ जाती है। मुझे मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी और कागजों में हाथ तक नहीं लगाने देगी। इसी उधेड़बुन में मुंशी जी यकायक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया, क्यों न कार्यकर्ताओं को मिला लो। यद्यपि मेरी सख्ती के कारण वे सब मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे बात नहीं करेंगे, तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो प्रलोभन में मुट्ठी में ना आ जाए। हाँ, इसमें रुपया पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया आए कहाँ से? हाय दुर्भाग्य! 2-4 दिन पहले दिमाग आ गया होता तो कठिनाई नहीं पड़ती। क्या जानता था कि वह डायन इस तरह वज्र प्रहार करेगी। बस अब एक ही उपाय है, किसी तरह वे कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना पड़ेगा। दोस्तों, यह था कहानी का पार्ट 1। फिर मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।